मुश्किल है ये रास्ता निकलेगा कैसे, क्योंकि इस देश के भीतर का सच विदेश जाने वालों का है क्या, जरा उसका एक आंकड़े पर नजर डाल लें। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। दुनिया के अलग अलग देशों में तकरीबन 3 लाख भारतीय छात्र हर बरस चले जाते हैं। यह आंकड़ा और बढ़िए तो 78,000 करोड़ रुपए विदेश जाने वाले छात्र हर बरस खर्च भी करते हैं। विदेश जाने वाले कंप्यूटर एक्सपर्ट से करोड़ों का नुकसान हिंदुस्तान को ही होता है। मामला यही नहीं रुकता है। लेकिन आइए जरा हम आपको कुछ अतीत के पन्नों में लिए चलते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है। और इन स्थितियों के बीच एक सवाल ये कि दरअसल सरकार खुद क्या करती है। हालत कितनी बुरी है इस पे ना जाइए, स्थिति को टटोलिए कि हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धंधे में बदल चुका है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह हंगामा सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 दीवारी के भीतर तक सीमित नहीं है। हंगामे के दायरे में यूजीसी भी है और शायद सरकार भी। लेकिन एक सवाल हर जहन में आ सकता है, क्या यह हंगामा सिर्फ बीते 1 हफ्ते का है या फिर इसकी लकीर सिर्फ 1 बरस पुरानी है? जी नहीं, विश्व बाजार में भारत के हायर एजुकेशन आज से नहीं बल्कि 1 दशक पहले ही उसकी बोली लगा दी गई थी। जरा अतीत के झरोखे में झांक कर देखिए। भारत की उच्च शिक्षा को दुनिया के खुले बाजार में लाने का पहला बड़ा प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने किया था। उस वक्त उच्च शिक्षा को WTO और गेट्स के पटल पर रखा गया और तभी पहली बार ये मान लिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा भी कारोबार का हिस्सा बन सकती है या बन रही है। उच्च शिक्षा को लेकर वाजपेयी के दौर के इस नजरिए पर मनमोहन सिंह सरकार ने भी मोहर लगा दी। लेकिन मनमोहन सिंह के दौर में शिक्षा का बाजारीकरण तब और खुलकर सामने आया जब अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने इंडो अमेरिकन संवाद में 2 सवाल सीधे उठाए। पहला, अमेरिका चाहता है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों से छात्र उसके यहाँ आए और अमेरिका में पढ़ें। और दूसरा, भारत के विश्वविद्यालयों में अमेरिकी विश्वविद्यालय के कैंपस स्थापित हो जिससे अमेरिकी यूनिवर्सिटीज की कमाई हो सके। जी, और अमेरिका का ये रुख उसकी अपनी डगमगाती इकोनॉमी की वजह से था। अमेरिका अपने यहाँ लगातार उच्च शिक्षा में सरकारी अनुदान कम कर रहा है, लेकिन अमेरिकी विश्वविद्यालयों की कमाई के लिए वो भारत जैसे देश पर दबाव भी बना रहा है। भारत इस दबाव के आगे झुका, इससे इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी के बाद भारत में शिक्षा का पैटर्न अमेरिकी यूनिवर्सिटी जैसा बनाने की पहल शुरू हुई, जिसका पहला प्रयोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 बरस के ग्रेजुएट कार्यक्रम से हुआ। इसलिए सवाल ये नहीं है कि अब देश में सरकार बदली है तो 4 बरस का कोर्स दोबारा 3 बरस का हो जाएगा। असल सवाल यह है कि भारत की उच्च शिक्षा को जिस तरह दुनिया के बाजार में धंधे के लिए खोल दिया गया, इसे रोका क्यों नहीं गया? और रोका जाएगा तो क्या खुले तौर पर सरकार ये कहेगी कि अमेरिका का जो दबाव था उच्च शिक्षा को लेकर, भारत अब उससे मुक्त होगा? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि अब मोदी सरकार ये बात खुलकर कह नहीं रही, लेकिन उच्च शिक्षा को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रयोग हुए हैं अब उसे बदलना चाहती है। इसलिए सवाल एक और है, क्या जिस तरीके से इसे बदला जा रहा है उससे यूजीसी की गरिमा भी बेमानी तो नहीं लग रही है? यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता भी बचेगी नहीं? ये बात खुलकर सामने तो नहीं आ रही है। और उच्च शिक्षा के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यह बात भी खुले नजारे के तौर पर पूरे देश के सामने तो नहीं है। जाहिर है यहाँ पर लग सकता है सियासत जीत गई, लेकिन ये सियासत का जीतना वह भी उच्च शिक्षा के नाम पर कहीं ज्यादा खतरनाक होगा जब तक सरकार खुलकर ना कहे कि अब दुनिया के बाजारों के लिए भारत की शिक्षा या कहें हायर एजुकेशन का रास्ता नहीं खुलेगा। आज तक ब्यूरो। मसला सिर्फ ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च शिक्षा के दाम क्या लगते हैं। स्थिति इन सब के बीच यूजीसी की आती है। 2 कागज हमारे पास हैं। एक है 1 मई 2013, दूसरा है आज का। 1 मई 2013 को यूजीसी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी या उस वक्त जो वीसी को भेजा गया था, उसमें एक तरह की सहमति थी कि जो 4 बरस के आप कार्यक्रम बना रहे हैं उसको लेकर हम समीक्षा करेंगे, और एक सहमति थी 4 बरस तक इंतजार भी किया जाएगा। दूसरा ये है जो आज जारी किया गया, इसमें कह दिया गया 57 कॉलेज तैयार हो गए हैं कि अब 3 बरस का होना चाहिए, सब लोग तैयार हो जाएं या मान लें कि यही आदेश है। यूजीसी का रुख ऐसा रहा कि हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे चीजें साफ होंगी कि दरअसल यूजीसी नहीं बल्कि सरकार है पीछे। नरेंद्र मोदी जनादेश की जिस ताकत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं, अरसे बाद असर उसी का है कि
कि हायर एजुकेशन पर तेजी से निर्णय लेने की स्थिति में यूजीसी भी आ गई है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता का सवाल वीसी के तानाशाही के निर्णय के दायरे में सिमट गया है। यानी बीते 1.5 दशक में हायर एजुकेशन को लेकर लगातार जो प्रयोग बिना किसी विजन के होते रहे, उस पर नकेल कसने की पहली शुरुआत हुई है। इनकार इससे किया नहीं जा सकता। लेकिन मुश्किल यह है कि यूजीसी पिछले बरस तक लुंजपुंज तरीके से 4 बरस के ग्रेजुएशन कार्यक्रम को लेकर काम कर रही थी। यह भी सच है। और फिर यह भी सच है कि वो एकाएक सक्रिय होकर अब निर्णय कैसे लेने लगी है। उसके पीछे जबकि उसकी अपनी समझ नहीं, राजनीतिक दबाव है। दरअसल बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 बरस के शिक्षा सत्र को बदलने का वादा किया। जनादेश ने बहुमत दिया तो मोदी सरकार ने फैसला भी ले लिया। अब इसमें यूजीसी की भूमिका है कहां? क्योंकि पिछले बरस ही डीयू के वीसी ने जब FYUP लागू कर दिया तो उसके बाद यूजीसी ने 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई, जिससे जानकारी मांगी गई कि पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है या नहीं। और वो समिति अभी भी बनी हुई है। और याद कीजिए तो 1 अगस्त 2013 यानी पिछले बरस ही यूजीसी की इस कमेटी की बैठक में जो सवाल उठे, उसने इसके संकेत भी दे दिए कि यूजीसी आज जो तलवार भांज रही है, वही यूजीसी पिछले बरस तक 4 बरस के कार्यक्रम के खिलाफ नहीं थी। क्योंकि इस बैठक में 2 सवाल उठे थे। पहला, सवाल जो उठे थे उसमें यह बड़ा महत्वपूर्ण था कि क्या 4 बरस तक इंतजार किया जाए। और उसमें एक बात और कही गई थी कि दरअसल वीसी के सुपर बॉस होकर यूजीसी को काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मुश्किल क्या है, इस देश में से कितने छात्र चले जाते हैं बाहर, उसको रोका कैसे जाए, कोई दृष्टि नहीं। हम आपको दिखलाते हैं स्थिति ओरिजिनल इस देश के भीतर क्या है। साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल में पीएचडी वाले सिर्फ 5% भारत लौटते हैं, बाकी लौटते ही नहीं है। जो लोग करने चले जाते हैं, भारत के 75% वैज्ञानिक अमेरिका में हैं। भारत के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। भारत के 40% रिसर्च स्कॉलर विदेशों में हैं, भारत में नहीं है। यहाँ पढ़े, आगे चले गए, या आगे और हायर एजुकेशन किया, वहीं रह गए। H1B जो कि प्रोफेशनल्स को दिया जाता है वीज़ा, उसमें से कुल कोटा दुनिया भर के लिए जो है, उसमें 47% कोटा भारत के प्रोफेशनल्स को मिल रहा है अमेरिका जाने का। सोचिए कितनी बड़ी तादाद है। अक्टूबर 2013 के बाद, बीते दिनों की बात है, अमेरिका जाने वालों में 40% की बढ़ोतरी हो गई है। यह बढ़ोतरी का मतलब यह है कि 2009 से 2013 के अक्टूबर तक पहले घट रहा था लेकिन तो अक्टूबर के बाद से फिर से बढ़ोतरी हो गई है। इस स्थिति में अगर पढ़े लिखों से ये देश खाली हो रहा है, ऐसे में छात्रों के भविष्य की चिंता किसे है? शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, यूजीसी चेयरमैन वेद प्रकाश और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी दिनेश सिंह जी, इन्हीं 3 चेहरों के इर्द गिर्द दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मंत्री महोदया खामोश है। यूजीसी चेयरमैन का दफ्तर मंत्री महोदया के दफ्तर से कहीं ज्यादा नजदीक है, तो जाहिर है वह भी नजदीक हो चले हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी की समझ देसी शिक्षा से इतर विदेशी बाजार पर टिकी है, तो फिर असर उसी का है। तो इन 3 चेहरों से इतर दिल्ली विश्वविद्यालय में नाम लिखाने के लिए तकरीबन 2.5 लाख छात्रों के बारे में सोच कौन रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है। और यह सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब सवाल उच्च शिक्षा का आता है। यानी उच्च शिक्षा है किसके लिए, और उच्च शिक्षा की डिग्री लेने के तरीके जब सिर्फ समय काटने वाले हों और शिक्षा से ज्यादा कम से कम वक्त में डिग्री मिलने पर ही छात्रों की सारी जद्दोजहद आकर रुक जाए, तो फिर सवाल शिक्षा का नहीं बल्कि शिक्षा के जरिए ज्यादा से ज्यादा कमाई वाली नौकरी का है। असल पेंच यही है, क्योंकि डीयू के वीसी का मानना है कि उन्होंने 4 बरस के शिक्षा सत्र के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बाजार में भारतीय छात्रों की मांग बढ़ा दी है। यूजीसी का मानना है कि जब शिक्षा देने का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फिर 4 बरस क्यों? वहीं सरकार का मानना है कि मौजूदा शिक्षा सत्र को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए जानबूझकर नायाब प्रयोग करने की जरूरत है क्यों? ध्यान दें तो तीनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि पहली बार डीयू के प्रयोग ने उस कलई को ही खोल दिया जहां उस शिक्षा को लेकर कोई समझ ना तो सरकार के पास है और ना ही यूजीसी के तौर पर विकसित की गई। यानी नौकरी के लिए शिक्षा जरूरी है और ज्यादा कमाई के लिए उच्च शिक्षा होगी, तो फिर विदेशी यूनिवर्सिटी से डिग्री की महत्ता खुद ब खुद बन जाएगी। और ध्यान दीजिए, हो यही रहा है। सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं, आईआईटी से निकले इंजीनियर हो या मैनेजमेंट कोर्स करके निकले प्रोफेशनल्स,
विदेशों में उनके मुकाबले उनकी यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्रों को ज्यादा वेतन मिलता है, चाहे काम एक सरीखा क्यों ना हो। इसके बावजूद भी छात्र विदेशों में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा पाने के बाद रोजगार के अवसर नहीं है, रोजगार है तो वेतन कम है, और फिर उस उच्च शिक्षा का कोई उपयोग या प्रयोग देश में हो, इसको लेकर कोई विजन ही नहीं है जिससे उच्च शिक्षा करना इस देश में महत्वपूर्ण माना जाता हो। सब कुछ कमाई पर टिका है, तो ऐसे में शिक्षा भी कमाई का जरिया बन जाए, इसे ही वीसी ने ध्यान में रख लिया। अब आगे रास्ता क्या है, इस पर गौर करना होगा और इंतजार भी। ये महत्वपूर्ण इसलिए कहीं ज्यादा हो चला है कि उच्च शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन किसे पता है कि हायर एजुकेशन के लिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो भारत का असल चेहरा दिल्ली में बसता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, वहां पर फॉर्म भरने तक के लिए कोई विजन नहीं है। ये दृष्टि है हिंदुस्तान में शिक्षा को लेकर। जरा छात्रों की बात सुन लीजिए जो पढ़ाई अब शुरू करना चाहते हैं ग्रेजुएशन की। इसमें हम स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, हमारी लाइफ स्टेक पे, हमारा फ्यूचर स्टेक पे है। कंपटीशन टाइप हो गया है कि वो जीतेंगे तो वो जिद कर पे बैठे हुए हैं कि नहीं हमारी बात पूरी होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। नो वन थिंकिंग अबाउट स्टूडेंट्स। बच्चों के 55,000 जो बच्चे स्टूडेंट हर साल आते हैं, उनका स्टूडेंट की लाइफ खराब हो रही है, वो उसका मुद्दा बना के लोगों के आगे जगह फ्यूचर खराब हुआ। बट मॉर्निंग यहाँ आई तो टोटली बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ये क्या हो गया। उसके लिए मैं रात में विदाउट रिजर्वेशन ट्रैवल किया है, नहीं आओ कि जल्दी लाइन में लग जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा मेरा। कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने अपने लिए सोच रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं, कोई फिक्स डेट भी नहीं दे रहे कि कब से आना कब नहीं। परेशानी तो हो ही रही। राजनीति हर जगह है। राजनीति का मतलब यह होता है जिम्मेदारी मुक्त हो जाना। राजनीति का मतलब यह होता है कि सियासत या गद्दी के लिए सारे काम करना, अपने अनुकूल वातावरण बनाना। खबर इस बीच ये आ रही है कि राज्यपालों की कुर्सी पर बैठने के लिए राज्यपाल ही तैयार इस देश के भीतर नहीं है। कई ऐसी स्थिति बन रही है कि तमाम राज्यपाल बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो हट जाएंगे, लेकिन बैठाए किसी जाए संघ की हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है। संघ की हरी झंडी नहीं मिल रही है तो बीजेपी तय नहीं कर पा रही है, बीजेपी और संघ में सहमति नहीं बन पा रही है, तो ऐसे में सरकार भी तय नहीं कर पा रही है। जिन राज्यपालों को कहा गया कि आप छोड़ दीजिए, उसमें से कई राज्यपालों ने सरकार से कह दिया हम गद्दी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन इस देश में चीफ सेक्रेटरी के सामने मुश्किल यह है कि वो उनकी जगह किन नामों को लेकर आए उस पर ही सहमति नहीं है, या कहें वो अभी तक हरी झंडी के साथ सामने नहीं आ पाए हैं। तो इस स्थिति में हम आपको जरा सुना देते हैं। आज दो राज्यपाल खासतौर से दिल्ली पहुंचे, उन्होंने भी जिक्र किया, चाहे वो गोवा के राज्यपाल वांचू हो या पहाड़ियां हो, सभी पहुंचे और सब लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं ठीक हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक अपने तरह की अद्भुत स्थिति इस देश के भीतर बनी है। इंतजार सरकार कर रही है हरी झंडी का, खुद तय नहीं करके, क्या पार्टी से तय हो, संघ से तय हो, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति हो। क्या लगता है सर, जुलाई में कहीं ना कहीं कार्यकाल पूरा हो रहा है, एक्सटेंड की कोई बात है? जुलाई के कार्यकाल को बढ़ाने की कोई बात? कार्यकाल पूरा हो रहा है सर। तब जब हो ही रहा है, जो तो हो ही रहा है, जाने क्या बात है सर? नहीं, आपके कार्यकाल को आगे बढ़ाने की कुछ बातचीत चली? मेरे कार्यकाल को ये तो भैया बढ़ाने वालों से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, ये जो नई जानकारी जिस तौर पर आ रही है कि सहमति नहीं बन पा रही है, हरी झंडी नहीं मिल पा रही है, तो क्या सरकार खुद निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है किन्हें राज्यपाल बनाया जाए? देखिए, गृह सचिव को केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी से कहा गया था कि वो राज्यपालों से बात करें और उनको संकेत दें कि वो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हों। तकरीबन 10 राज्यपाल हैं जो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इनमें 2 तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के BL जोशी हैं गवर्नर, और शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के। बाकी एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन प्रसून समस्या यहाँ पर यह है कि जाने वाले तो तय हैं, लेकिन आने वाले जो मेहमान हैं वो तय नहीं है। कहा यह जा रहा है कि संघ और बीजेपी अभी तय कर रही है कि कैलाश जोशी होंगे, राम नायक होंगे, ओ राजगोपाल होंगे। लंबी फेहरिस्त है बीजेपी के जो बुजुर्गवार नेता हैं उनकी, लेकिन अंतिम मोहर उसमें पार्टी और संघ की लगेगी। उसके बाद राजनाथ उस फेहरिस्त को नरेंद्र मोदी को देंगे, फिर नरेंद्र मोदी उस पर अपने अंतिम हरी झंडी देंगे, फिर जाके नियुक्ति होगी। तो जाने वाले दीपक, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं कि सहमति अभी भी नहीं हो पा रही है कि किन्हें बनाया जाए। हमारा सवाल यह है कि दरअसल RSS कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक कल्चरल विंग है। दूसरी तरफ सरकार को अगर तय करना है तो क्या इसका मतलब यह माना जाए जिन्हें वो राज्यपाल बनाना चाहती है वो राज्यपाल बनने को तैयार नहीं है? पहला टकराव यहां पे है। और दूसरा यह है कि पूर्ण सहमति पार्टी, संघ और सरकार के भीतर नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी उसमें राजनाथ सिंह भी थे
उसके बाद संघ के साथ बैठक हुई है, पार्टी के साथ बैठक हुई है। उसमें तय किया गया था कि जो बुजुर्ग नेता हैं जिन्होंने जीवन जो है वो पार्टी को दिया है, जिनका चरित्र जो है वो बेदाग है, उनको गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी। इसमें कल्याण सिंह का नाम था, इसमें लालजी टंडन का नाम था, इसमें विशंबर दास टंडन का नाम था, इसमें ओ राजगोपाल का नाम है, राम नायक का नाम है, कैलाश जोशी का नाम है। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि जो फाइनल लिस्ट है, जो फाइनल नाम है, उन पर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। और इसी वजह से गृह मंत्रालय ये तय नहीं कर पा रहा है कि अगर हम एक साथ गवर्नर को हटा दें तो आखिर उनका एडिशनल चार्ज अभी कौन लेगा। तो अभी भी प्रतीक्षा हो रही है कि संघ से, पार्टी से वो लिस्ट आए और उस लिस्ट के बाद जो फाइनल नाम है वो चुने जाएं और फिर जो जाने वाले हैं उनसे कहा जाए अब आप जाएं और अब नए राज्यपाल शपथ लेंगे। तो दुविधा ये है कि वो नाम कौन है और आखिर वो नाम कब तक फाइनल होंगे। दीपक, ये दुविधा या त्रासदी है? फिलहाल तो दुविधा है प्रसून।